Hello everyone, इस वीडियो में you'll get everything that you need to know about the 5 chapters which are coming in your macroeconomics exam. So let's get started. हमारा पहला चैप्टर है नेशनल इनकम अकाउंटिंग. इसमें हम देखेंगे कि नेशनल इनकम को मेजर कैसे करते हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे. पहले देखते हैं कि गुड्स कितने तरह के होते हैं. गुड्स कई तरह के होते हैं. पहले लेट्स टॉक अबाउट फाइनल गुड्स. ये वो गुड्स होते हैं जो कि फाइनल यूज़ में आते हैं और इनको एज इट इज़ यूज़ किया जाता है, यानी इनको फर्दर प्रोसेसिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती. फाइनल गुड्स दो तरह के होते हैं, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज्ड बाय द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर गुड्स में ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल्स दोनों आते हैं. ड्यूरेबल गुड्स में वो चीज़ें आती हैं जो काफ़ी टाइम तक हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, जो हमें बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती. ऑन दी अदर हैंड नॉन ड्यूरेबल्स वो है जो हमें बार बार ख़रीदने की ज़रूरत होती है, जैसे फूड, क्लोथ्स एट्सेट्रा. अब बात करते हैं कैपिटल गुड्स की. ये वो गुड्स है जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं, जैसे टूल्स, मशीन्स. कैपिटल गुड्स भी एज इट इज़ यूज़ किए जाते हैं, बट दे आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स ऑन दी अदर हैंड, ये वो गुड्स है जो एज रॉ मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होते हैं. सो इंटरमीडिएट गुड और कैपिटल गुड में क्या फ़र्क है, इसको हम एक टी सेलर के एग्जांपल से समझते हैं. तो टी सेलर के लिए जो बर्तन है, फर्नीचर है, टी स्टॉल है, ये है उसका कैपिटल गुड, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़्यादा टाइम तक चलेंगी. ऑन दी अदर हैंड जो चाय पत्ती वो यूज़ करेगा, मिल्क है, शुगर है, ये सब चीज़ें इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि ये बस एक बार यूज़ करके ख़त्म हो जाती है. नेक्स्ट देखते हैं स्टॉक और फ्लो में क्या फ़र्क है. स्टॉक इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वाइल फ्लो इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव इज स्टॉक, वाइल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ये होता है फ्लो. मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज पहले देखते हैं. GDP and NDP. GDP is the sum total of all final goods and services produced within the domestic territory of a country in an accounting year. यानी एक साल में कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, ये बताता है GDP. NDP is the sum total of all final goods and services produced within the domestic territory of a country in an accounting year माइनस डेप्रीसिएशन. तो अगर हम GDP में से डेप्रीसिएशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें NDP मिलेगा. सो व्हाट इज डेप्रीसिएशन? सो एज वी नो फाइनल गुड्स दो तरह के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, बट जब प्रोडक्शन होगा तो धीरे धीरे कैपिटल गुड्स की जो वैल्यू है वो विद टाइम कम होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें इन कैपिटल गुड्स को रिप्लेस करना पड़ेगा विद अदर कैपिटल गुड्स. जैसे टी सेलर के केस में उसको एक टाइम के बाद ये फर्नीचर, पैन, ये सब चेंज करना पड़ेगा. तो जो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उसको हम GDP में कंसिडर करते हैं, बट जब हम इसमें से डेप्रीसिएशन हटाएंगे तो हमें मिलेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच शोज द नेट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन. डेप्रीसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं. नेक्स्ट देखते हैं GNP, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. It is the sum total of final goods and services produced by normal residents of a country in an accounting year. So GDP and GNP में डिफरेंस है कि GDP में हम ये देखते हैं कि कंट्री के अंदर कितना फाइनल प्रोडक्शन हुआ है. कंट्री के अंदर इंडियन सिटीजन तो रहते ही हैं, साथ ही साथ दूसरी कंट्री के भी लोग होते हैं. तो GDP में इंडिया के लोगों का प्रोडक्शन प्लस फॉरेन सिटीजन का प्रोडक्शन दोनों इंक्लूडेड होता है. बट बहुत से इंडियन सिटीजन फॉरेन में रहते हैं और अगर हमको उनकी जो प्रोडक्शन है वो हमारे कंट्री में ऐड करनी है, इसलिए हम GNP जाना पसंद करेंगे. नॉर्मल रेसिडेंट्स of a country refers to individual or institution who ordinarily resides in a country and whose center of economic interest also lies in that country. So net factor income from abroad होता है factor income received from abroad minus factor income to abroad. यानी बाहर से आने वाली इनकम को ऐड करते हैं और डोमेस्टिक टेरिटरी में जो बाहर की सिटीजन्स की इनकम है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं GDP MP और GDP FC में क्या फ़र्क है. MP is market price and FC is factor cost. Factor cost is the cost of production of goods, यानी land, labor, capital, entrepreneur का cost कितना है. Whereas market price is the price at which the product is being sold. अगर गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट के लिए सब्सिडी दे रही है तो उसका मार्केट प्राइस कम होगा और फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा होगी, और अगर गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस ले रही है तब मार्केट प्राइस ज़्यादा होगा और फैक्टर कॉस्ट कम होगी. तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है ये होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. तो GDP MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिव्स अस GDP FC. अगर हमें GDP MP से NDP FC या NNP FC पता करना है तो हमें GDP MP से पहले डेप्रीसिएशन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमें मिल जाएगा NDP FC. NDP FC में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे हमें मिलेगा NNP FC. NDP FC को डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं और NNP FC को
national income. So if a question comes कि national income is always greater than domestic income, so this may not be true, क्योंकि national income domestic income से तभी ज़्यादा होगी जब NFIA पॉजिटिव होगा। अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव होगा तो डोमेस्टिक इनकम ज़्यादा होगी और नेशनल इनकम कम होगी। इस नेशनल इनकम में कुछ पार्ट हाउस होल्ड की इनकम होती है जिसको कि पर्सनल इनकम बोलते हैं। हाउस होल्ड के पास ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, तो फैक्टर इनकम इज द हाउस होल्ड इनकम। इसके अलावा फर्म्स एंड गवर्नमेंट कुछ इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, ये इनकम होती है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो पर्सनल इनकम अगर हमें जानना है तो हम नेशनल इनकम से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये कॉर्पोरेट टैक्स फर्म्स की अर्निंग पे लगता है, और जो हाउस होल्ड लोन लेता है उसके लिए जो इंटरेस्ट देता है वो भी हटा देंगे नेशनल इनकम से। और कभी कभी गवर्नमेंट लोगों को ट्रांसफर पेमेंट देती है इन द फॉर्म ऑफ पेंशन, स्कॉलरशिप, प्राइजेस। ट्रांसफर पेमेंट को हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे, ये हमें बताएगा कि कंट्री में पर्सनल इनकम कितनी है। अब ये जो लोगों के पास पर्सनल इनकम जाती है तो ये पूरी इनकम हाउस होल्ड्स अपने हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते, इसका कुछ पार्ट गवर्नमेंट टैक्स के फॉर्म में एंड नॉन टैक्स पेमेंट के फॉर्म में लेती है। सो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस माइनस नॉन टैक्स पेमेंट्स। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को हाउस होल्ड अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। ये एक सिंपल सा मॉडल है टू एक्सप्लेन हाउ मनी मूव्स इन एन इकोनॉमी। इस इकोनॉमी को सिंपल बनाने के लिए कुछ चीजें अज्यूम की गई हैं, जैसे इस इकोनॉमी में बस 2 यूनिट्स है, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है, ना ही यहाँ एक्सटर्नल ट्रेड होता है और ना ही कुछ सेव होता है, यानी पूरा पैसा कंजम्पशन में लग जाता है। हाउस होल्ड के पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो हाउस होल्ड फर्म्स को ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं और रिटर्न में फर्म्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट देता है। तो अब जब फैक्टर पेमेंट्स मिलती है हाउस होल्ड को, जो कि उनकी इनकम है, अब इस इनकम से ये चीजें खरीदते हैं जो भी फर्म ने प्रोड्यूस की हैं। तो ये मनी वापस से फर्म की तरफ जाता है और फर्म इस मनी के बदले हाउस होल्ड्स को गुड्स एंड सर्विसेज देता है। फिर वापस से ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में, फिर उनको वापस से फैक्टर पेमेंट्स मिलती है, फिर वो पैसे खर्च करते हैं, चीजें खरीदते हैं, द साइकिल कंटिन्यूज। तो इसलिए ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। तो 2 तरह का फ्लो हम देखते हैं, एक है रियल फ्लो और दूसरा है मनी फ्लो। रियल फ्लो इंक्लूड्स फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड एंड फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म्स। मनी फ्लो इंक्लूड्स flow of factor payments from firms to households and the payment for goods and services from households to firms। तो अगर हमें इस इकोनॉमी की नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए 3 फ्लो हैं जिनको कैलकुलेट करके हमें नेशनल इनकम का पता चलेगा। पहला है एक्सपेंडिचर मेथड, यानी ये देखे कि कितना पैसा हाउस होल्ड ने स्पेंड किया है ऑन बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा है वैल्यू एडेड मेथड, जिसमें देखते हैं कि कितनी वैल्यू का सामान फर्म्स ने सेल किया है। तीसरा है इनकम मेथड, जिसमें हम देखते हैं कि फर्म्स ने कितना मनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दिया है। तो किसी भी मेथड से हम कैलकुलेट करें नेशनल इनकम सेम ही आएगी। पहला देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है, विच इज एक्सपेंडिचर ऑफ द रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स दैट आर लिविंग इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर आते हैं। इन्वेस्टमेंट में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक्स आता है। जो भी इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड कैपिटल गुड्स को खरीदने में हुआ है, जैसे लैंड, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, ये एक्सपेंडिचर इसमें ऐड होगा। दूसरा है चेंज इन स्टॉक, विच इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। एग्जाम्पल, एक कंपनी है जो शर्ट्स बनाती है, मार्केट में डिमांड 5000 शर्ट की है, तो ये कंपनी 6000 शर्ट बनाती है। 5000 डिमांड को फुलफिल करने के लिए 1000 शर्ट एक्स्ट्रा बनाती है, ये होती है इन्वेंटरी। तो अगर हम एक ईयर की स्टार्टिंग में इन्वेंटरी देखें और वो 1000 है, बट ईयर एंड तक आते आते 600 हो गई, यानी 400 शर्ट बिक गई, तो चेंज इन स्टॉक विल बी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, which will be negative. Next expenditure है net export of goods and services. ये होता है exports minus imports. इन सारे एक्सपेंडिचर को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा GDP MP। अब GDP MP से नेशनल इनकम निकालने के लिए हम ये सब चीजें करेंगे। कुछ प्रिकॉशंस है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए एक्सपेंडिचर मेथड से इनकम कैलकुलेट करते वक्त, जैसे इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज पे जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो हम ऐड नहीं करेंगे टू अवॉइड डबल काउंटिंग, क्योंकि फाइनल गुड्स में हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड करते हैं। तो अगर हम लोग वापस से इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड करेंगे तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। अगर उन्होंने कोई सेकंड हैंड गुड खरीदा है वो नहीं ऐड होगा नेशनल इनकम में। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो ट्रांसफर पेमेंट किया है लोगों को, वो भी इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त। नेक्स्ट देखते हैं इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करना। इसमें हम फैक्टर पेमेंट्स को डिवाइड करते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड में। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज refers to the amount paid to employees directly or indirectly by the employer in exchange for their services. Compensation of employees के 3 elements हैं, wages and salaries in cash,
इसमें मॉनेटरी बेनिफिट जो भी मिलता है एम्प्लॉय को, लाइक सैलरीज, वेजेस, बोनस एट्सेट्रा। दूसरा है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, इसमें नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स है जैसे हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज, रेंट फ्री अकोमोडेशन एट्सेट्रा। तीसरा है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, रेंट पेमेंट होती है लैंड की, इंटरेस्ट पेमेंट होती है कैपिटल की, और प्रॉफिट पेमेंट होती है एंटरप्रेन्योर की। ये तीनों मिला के ऑपरेटिंग सरप्लस होता है। रेंट में एक्चुअल रेंट और इम्प्यूटेड रेंट दोनों इंक्लूडेड होता है। जो प्रॉफिट मिलता है एंटरप्रेन्योर को वो 3 चीजों के लिए यूज होता है। पहला है कॉर्पोरेट टैक्स देने के लिए, यानी जो भी प्रॉफिट हुआ है उस पर टैक्स गवर्नमेंट लेती है। दूसरा है डिविडेंड, यानी अगर उस कंपनी के शेयर्स हैं तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिलेगा जो कि डिविडेंड होता है। तीसरा है रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो एंटरप्रेन्योर है वो सेव कर लेगा फॉर फ्यूचर पर्पसेस, कि अगर कुछ अनसर्टन सिचुएशन आती है तो वो इन रिटेन्ड अर्निंग से यूज कर सकता है। लास्ट फैक्टर ऑफ पेमेंट है मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं इकोनॉमी में, उनकी इनकम इसमें इंक्लूड की जाती है। तो इन सारी इनकम को जब हम लोग ऐड करते हैं तो इससे हमें मिलता है NDPFC, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे। इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त ये प्रिकॉशन रखनी चाहिए कि जो ट्रांसफर पेमेंट जो लोगों को मिलती है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकंड हैंड गुड्स को बेचने से जो पैसा मिला है वो ऐड नहीं करेंगे, बट अगर कोई ब्रोकर को पैसा मिला है उसको हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में। अगर स्मगलिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी से पैसा मिला है उसको भी इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट वी विल सी प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करना। सबसे पहले हम इकोनॉमी को सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। नेक्स्ट इन सारे सेक्टर्स में कितनी वैल्यू ऐड किया है वो पता करते हैं। वैल्यू एडेड इज द एडिशन ऑफ वैल्यू बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट टू रॉ मटेरियल एंड सर्विसेज इन प्रोडक्शन। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज एक कंपनी है X, इस कंपनी ने एक साल में 48,000 रुपए का सामान बेचा, बाकी 2,000 रुपए का सामान एज स्टॉक अपने पास रखा है। तो X का फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया 50,000 रुपीज। ये 50,000 रुपए का सामान प्रोड्यूस करने के लिए उसने 20,000 रुपए का रॉ मटेरियल यूज किया था। तो यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट है 50,000, पर वैल्यू एडेड कितनी है, कितनी वैल्यू उसने ऐड करी ये हम पता करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट को इंटरमीडिएट कंजम्पशन से सब्ट्रैक्ट करके। तो जो X ने वैल्यू ऐड की है वो है 30,000 रुपीज। तो ऐसे ही हम सारे सेक्टर्स ने कितनी वैल्यू ऐड की है ये देखते हैं, और सारे सेक्टर्स की वैल्यू ऐड करने पे हमें मिलेगा GDP MP। नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें डिप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, NFI ऐड करेंगे। इसमें प्रिकॉशन ये है कि हमें इंटरमीडिएट गुड की प्रोडक्शन नहीं देखनी है, वी जस्ट हैव टू लुक एट फाइनल गुड। दूसरा है सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो गुड यूज कर रहे हैं वो ऐड किया जाएगा। तीसरा है सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स आर नॉट इंक्लूडेड। फोर्थ इज सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। Nominal and real GDP. Nominal GDP is the money value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country in an accounting year calculated at current prices. Real GDP is the money value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country in an accounting year calculated at constant prices. Suppose एक इकोनॉमी में बस एप्पल बनते हैं, यहाँ अगर GDP कैलकुलेट करनी है तो हमें एप्पल का प्राइस विद द क्वांटिटी ऑफ एप्पल प्रोड्यूस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा GDP। तो सपोज एक साल में 100 एप्पल प्रोड्यूस किए गए हैं जिनका प्राइस है 10 रुपीज, तो GDP होगी 1000 रुपीज। अब सपोज नेक्स्ट ईयर एप्पल का प्राइस बढ़ गया 10 रुपए से 15 रुपए और क्वांटिटी प्रोड्यूस बढ़ी है 100 से 120, तो अब इस साल GDP हो जाएगा 1800 रुपीज। तो सेकेंड ईयर में क्वांटिटी प्रोड्यूस तो बढ़ा ही है, साथ ही साथ प्राइस भी बढ़ा है। तो जब हम नॉमिनल GDP कैलकुलेट करते हैं हम उस साल के प्राइस को कंसिडर करते हैं, और जब हम रियल GDP कैलकुलेट करते हैं तो हम एक बेस ईयर लेते हैं और उस बेस ईयर में जो प्राइस था चीजों का उससे कंपेयर करते हैं हम आज की क्वांटिटी प्रोड्यूस। जैसे यहाँ के केस में अगर हम फर्स्ट ईयर को बेस ईयर मानेंगे तो सेकेंड ईयर में जब हम लोग रियल GDP निकालेंगे तो उसके लिए क्वांटिटी तो हम सेकेंड ईयर की लेंगे बट प्राइस हम फर्स्ट ईयर का लेंगे, तो रियल GDP आएगा 1200 रुपीज। तो ये इन्फ्लेशन को हटा के जितना एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है इकोनॉमी में वो बताता है। सो नॉमिनल GDP रियल GDP से बड़ा होता है क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है। ये देखने के लिए कि प्राइस में कितना चेंज आया है हम कैलकुलेट करते हैं GDP डिफ्लेटर, जो कि कैलकुलेट किया जाता है बाय डिवाइडिंग नॉमिनल GDP विद रियल GDP एंड देन मल्टीप्लाइंग इट बाय 100। तो ये परसेंटेज टर्म्स में शो किया जाता है। तो ये परसेंटेज टर्म्स में शो किया जाता है कि प्राइस कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। इस एग्जांपल से देखें तो GDP डिफ्लेटर 150% होगा, विच मींस कि एप्पल का प्राइस 150% बढ़ा है। GDP एंड वेलफेयर, सो बेसिक सी चीज लगती है कि जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो ज्यादा चीजें खरीद सकता है एंड इन टर्न उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी। तो हायर GDP मतलब ग्रेटर वेलफेयर, बट दिस इज नॉट द केस। सो GDP काफी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ देखने के लिए, बट इसमें
उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जरूरी नहीं है कि अगर कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है या नेशनल इनकम बढ़ रही है तो सबकी इनकम इक्वली इंक्रीज हो रही होगी। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों की बहुत ज्यादा इनकम इंक्रीज हुई हो और कुछ लोगों की कम इंक्रीज हुई हो या फिर हुई ही नहीं हो। सो जीडीपी इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से मेजर नहीं करता। दूसरा है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। जीडीपी सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड करता है जो कि मॉनेटरी टर्म्स में इवैल्यूएट की जा सकती हैं, यानी जहां पे भी मनी इन्वॉल्व है, अगर कोई घर का काम कर रहा है या बार्टर के थ्रू एक्सचेंज हो रहा है चीजें, तो ये जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता। तीसरा है एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी इज व्हेन एक्शन ऑफ इंडिविजुअल और फर्म्स हैव एन इफेक्ट ऑन थर्ड पार्टी हु आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्सटर्नैलिटी पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी तब होगी जब एक इंडिविजुअल की एजुकेशन में इन्वेस्ट होगा, लेटर ऑन ये दूसरों की लाइफ बेटर करे, तो ये होगा पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जब इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन करती हैं तो कई तरह का पोल्यूशन होता है, जिससे जो उस फैक्ट्री के आसपास लोग रहते हैं उनको परेशानी होती है। सो इवन दो दे वर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट उनको नेगेटिवली अफेक्ट कर रही हैं चीजें। सो जीडीपी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द एक्सटर्नैलिटी। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग। मनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्योंकि उससे ही हम चीजें एक्सचेंज कर पाते हैं। मनी से पहले बार्टर सिस्टम चलता था। इट वॉज अ सिस्टम इन विच गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स। बार्टर सिस्टम की कई लिमिटेशंस थी, उसमें से जो मेन है वो है कि there is lack of double coincidence of wants. Double coincidence of want is when both the buyer and the seller want to buy and sell each other's goods, which is a rare situation. तो ऐसे में मनी एक इंटरमीडिएट गुड की तरह काम करता है क्योंकि दोनों पार्टीज को मनी एक्सेप्टेबल है, तो लोग अपने प्रोडक्ट सेल करके मनी लेते हैं और फिर उस मनी से जो उनको खरीदना होता है वो खरीदते हैं। फंक्शंस ऑफ मनी। फर्स्ट इज यूनिट ऑफ अकाउंट। सो सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी वैल्यू है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो कि उस कमोडिटी का प्राइस होता है। सो मनी एक्ट्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। ऑल्सो मनी की हेल्प से हम कंट्री की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करते हैं। दूसरा फंक्शन है मनी का एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो जो बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम थी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, वो मनी सॉल्व करता है बाय बीइंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी लोग बिना किसी ऑब्जेक्शन के मनी ले लेते हैं इन एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। सो मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन बायर एंड सेलर एंड इंक्रीजेस द ईज ऑफ ट्रेड। थर्ड फंक्शन है मनी का एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। सो मनी कैन बी इजिली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज। कई और चीज़ें भी हैं जो एज स्टोर ऑफ वैल्यू यूज़ की जा सकती है, जैसे गोल्ड या प्रॉपर्टी, बट वो इतनी इजीली एक्सचेंज नहीं हो पाती, इसलिए पीपल प्रेफर टू होल्ड मनी। So money is a most convenient and economical way to transfer purchasing power from present to future use. Supply of money, it is the total stock of money available in an economy at a particular point of time. मनी सप्लाई के 3 कॉम्पोनेंट्स हैं। पहला जो करेंसी लोगों के पास है दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पेपर नोट्स या कॉइन्स। दूसरा है डिमांड डिपॉजिट्स इन कमर्शियल बैंक। ये वो मनी है जो कमर्शियल बैंक के पास होता है और लोग इनको जब मन चाहे तब निकाल सकते हैं, जैसे सेविंग्स बैंक अकाउंट या करंट अकाउंट। तीसरा है अदर डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक। इसमें वो चीजें आती है जो सेंट्रल बैंक के पास होती है ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। M1 को हाई पावर्ड मनी या रिजर्व मनी या मॉनेटरी बेस कहते हैं और इसी से ही क्रेडिट क्रिएशन होता है इकोनॉमी में। तो कंट्री में मनी सप्लाई 2 इंस्टीट्यूशन की वजह से आती है, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है मॉडर्न इकोनॉमी में, क्योंकि ये कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी देखते हैं और हर एक कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया को अपना सेंट्रल बैंक 1935 में मिला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जिसमें से मेन फंक्शन है करेंसी इशू करना। तो कंट्री में जो नोट्स हम यूज करते हैं वो इशू करती है RBI और कॉइन्स जो है वो इशू करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके साथ ही जो 1 रुपए का नोट होता है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। सेंट्रल बैंक के बाकी के फंक्शंस हम बाद में देखते हैं, उससे पहले बात करते हैं कमर्शियल बैंक की। कमर्शियल बैंक लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और ये डिपॉजिट में से कुछ पार्ट दूसरों को लेंड करता है, लोन में देता है। जिन्होंने पैसे डिपॉजिट किए हैं बैंक उनको इंटरेस्ट देता है और जिन लोगों को लोन दिया है उनसे बैंक इंटरेस्ट लेता है और लोन वाला इंटरेस्ट इज ग्रेटर दैन डिपॉजिट वाला इंटरेस्ट। तो इन दोनों के इंटरेस्ट रेट में जो डिफरेंस आता है वो बैंक अपने पास रखता है। सो लेट्स सी कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन कैसे करता है, मनी कैसे बनाता है। सो कुछ चीज़ें हम अज्यूम करते हैं। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही बैंक है पूरी इकोनॉमी में। दूसरा है कि जो भी लेंडिंग ऑपरेशन है, जो भी पैसा जा रहा है आ रहा है, ये सब बैंक के थ्रू ही हो रहा है, कैश में कुछ भी डील नहीं हो रहा है। सपोज इनिशियल डिपॉजिट बैंक में है 1000 रुपीज़ और कैश रिजर्व रेशियो है 20%। कैश रिजर्व रेशियो इज अ मनी जो बैंक लेंडिंग में यूज नहीं कर सकता, उनको टोटल डिपॉजिट्स में से कुछ परसेंटेज अलग रखना होता है। तो CRR कितना होगा ये सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। इन 1000 रुपए में 800 लोन देने के लिए यूज हो सकता है और बाकी 200 एज कैश रिजर्व रखना पड़ेगा अलग से।
तो ये जो 800 रुपये लोन के लिए हैं, ये कैश नहीं देते बल्कि एक नया अकाउंट खोलते हैं और ये 800 रुपये उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये लोन वाला मनी जब खर्च करेगा तो जिसको भी ये पैसा देगा, और क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि सारे ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू ही आते हैं, तो जो 800 रुपये जिसको मिले हैं अब ये 800 रुपये अपने अकाउंट में डालेगा, जिसकी वजह से बैंक में टोटल डिपॉजिट बढ़ के 1800 हो जाएगा। अभी जो नया 800 रुपये डिपॉजिट हुआ है 160 कैश रिजर्व में रखना है और बाकी 640 लोन पे दे सकते हैं। ऐसे करके वापस से 640 रुपये बैंक में आ जाएंगे और फिर ये प्रोसेस होता रहेगा टिल कैश रिजर्व रेशियो इनिशियल डिपॉजिट के बराबर हो जाएगा। तो टोटल मनी क्रिएशन होगा 5000 रुपीज का, यानी 1000 रुपए से 5000 रुपए कर दिया बैंक ने। दिस इज हाउ दे क्रिएट मनी। मनी मल्टीप्लायर इज 1 कैश रिजर्व रेशियो। तो अगर CRR कम होगा तो बैंक ज्यादा लोन दे सकते हैं, जिससे ज्यादा मनी क्रिएशन होगा। इनिशियल डिपॉजिट से हम मनी मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल क्रेडिट क्रिएशन मिलेगा। द मनी दैट इज डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर, द इनिशियल डिपॉजिट, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। फिर उस प्राइमरी डिपॉजिट को किस तरह कमर्शियल बैंक अपने लेंडिंग ऑपरेशन में यूज करता है, और उससे जो और भी सारे डिपॉजिट होते हैं, दे आर सेकेंडरी डिपॉजिट्स। अब हम वापस से सेंट्रल बैंक पे आते हैं। सो लेट्स सी कि सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। पहला है इशूज करेंसी ऑफ द कंट्री। सेंट्रल बैंक इज द सोल अथॉरिटी फॉर द इशू ऑफ करेंसी। इसे सेंट्रल बैंक को बैंक ऑफ इशू भी बोलते हैं। तो क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास मोनोपोली है नोट्स इशू करने की, इसकी वजह से नोट्स यूनिफॉर्म होती हैं और लोग इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेकेंड इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी बैंकिंग बिजनेस हैं, ये सेंट्रल बैंक देखता है। जैसे हमारा अकाउंट होता है बैंक में, वैसे ही गवर्नमेंट का जो कैश बैलेंस है वो RBI के करंट अकाउंट में होता है। और जैसे हम अपनी पेमेंट बैंक के थ्रू कर सकते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट की जो रिसीट्स हैं, पेमेंट्स हैं, वो भी बैंक के थ्रू होती हैं हमें। और जैसे हमें लोन मिल जाता है बैंक से, वैसे ही अगर गवर्नमेंट को जरूरत होती है तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को क्रेडिट देती है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को फाइनेंशियल और बैंकिंग मैटर्स में एडवाइस भी करती है। थर्ड इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कंट्री में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो सेंट्रल बैंक के पास होते हैं। फोर्थ इज बैंकर टू द बैंकिंग सिस्टम या बैंकर्स बैंक। एज अ बैंकर टू द बैंक, सेंट्रल बैंक कुछ पार्ट ऑफ द डिपॉजिट अपने पास रखता है एज कैश रिजर्व रेशियो। जब भी बैंक्स को जरूरत होती है तो उनको क्रेडिट प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म फंड्स देता है। तो जब बैंक्स को कहीं से भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलती तो उसकी हेल्प करने आता है RBI, इसलिए RBI को लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट भी बोलते हैं। इसके अलावा RBI कमर्शियल बैंक को सुपरवाइज, रेगुलेट और कंट्रोल करता है। एंड फिफ्थ इज वो कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और ऐसे वो कंट्रोल करता है मनी सप्लाई की कंट्री में थ्रू वेरियस मेजर्स। तो सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई और क्रेडिट क्रिएशन को अफेक्ट करता है। तो ये कंट्रोल जो है RBI वो दो तरीके से करता है, क्वालिटेटिव मेजर्स से और क्वांटिटेटिव मेजर्स से। क्वांटिटेटिव टूल्स वो होते हैं जिनसे क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई और क्रेडिट क्रिएशन अफेक्ट होती है। इट कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। क्वालिटेटिव टूल्स, इनको सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स भी कहते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से सेंट्रल बैंक ये इंश्योर करती है कि कुछ सेक्टर्स में ज्यादा पैसे जाएं, कुछ में कम, यानी इस मेजर से क्रेडिट की डायरेक्शन चेंज होती है। सो इनको एक एक करके देखते हैं। बैंक रेट, दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज चार्ज्ड बाय सेंट्रल बैंक व्हेन इट लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। यानी अगर कभी कमर्शियल बैंक को जरूरत होती है पैसों की तो वो लोन लेता है सेंट्रल बैंक से, तो वो लोन पे जो इंटरेस्ट चार्ज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज बैंक रेट। तो अगर बैंक रेट इंक्रीज होता है तो जब कमर्शियल बैंक लोन लेगी तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब जब ये इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो कमर्शियल बैंक जो लोन लोगों को देती है उसमें भी वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, जिसकी वजह से बिजनेसमैन या कॉमन पर्सन जो भी लोन लेने जा रहा था बैंक से, वो थोड़ा नहीं लेना चाहेगा। एंड इसकी वजह से क्रेडिट क्रिएशन कम होगा इकोनॉमी में और मनी सप्लाई कम हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर बैंक रेट डिक्रीज होगा तो कमर्शियल बैंक को कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो लोन कम इंटरेस्ट रेट में दे सकती है, जिसकी वजह से मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगी। दूसरा है रिजर्व रिक्वायरमेंट। बैंक्स आर ऑब्लाइज्ड टू मेंटेन रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक ऑन टू अकाउंट्स, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो इज अ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स दैट कमर्शियल बैंक हैज टू कीप एज कैश रिजर्व्स विद द सेंट्रल बैंक। तो अगर CRR इंक्रीज होगा तो बैंक्स को ज्यादा पैसा सेंट्रल बैंक के पास रखना होगा और उनके पास लोन देने के लिए कम पैसा बचेगा, जिसकी वजह से मनी सप्लाई कम होगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर CRR कम होगा तो कम पैसा देना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को और उनके पास लोन देने के लिए ज़्यादा पैसा होगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज अ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स दैट अ कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। जब SLR इंक्रीज होगा तो लोन देने के लिए कम होगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक को अपने पास मनी रखना पड़ेगा एज लिक्विड एसेट्स। और अगर SLR कम होगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, क्योंकि वो ज़्यादा लोन दे पाएंगे। तीसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन
मार्केट ऑपरेशन रिफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट इन द ओपन मार्केट। तो OMO में RBI गवर्नमेंट बॉन्ड को या तो बाय करती है या सेल करती है। अगर बाय करेगी तो पैसा कमर्शियल बैंक के पास जाएगा और मनी सप्लाई इंक्रीज होगी मार्केट में, और अगर बॉन्ड सेल करेगी तो पैसा कमर्शियल बैंक से RBI के पास आएगा, जिससे मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। सो ओपन मार्केट ऑपरेशन दो तरह के होते हैं। एक होता है आउटराइट, यानी ये बॉन्ड जब RBI बाय या सेल करता है तो ये परमानेंट होता है। दूसरा होता है रेपो। तो जब बैंक को जरूरत होती है फंड्स की फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, तो बैंक अपनी सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक को देता है और उसके बदले में सेंट्रल बैंक से मनी लेता है, और दोनों के बीच में ये अग्रीमेंट होता है कि फ्यूचर की इस डेट को बैंक ये पैसा विद द इंटरेस्ट सेंट्रल बैंक को लौटा देगा। तो ये जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है सेंट्रल बैंक, दैट इज रेपो रेट। So repo rate refers to the rate at which central bank lends to the commercial bank for their short term requirements. So repo rate एक तरह से हेल्प करता है RBI का इकोनॉमी कंट्रोल करने के लिए। जैसे अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज़्यादा है यानी मनी सप्लाई ज़्यादा है, ऐसे में रेपो रेट बढ़ा देने से कमर्शियल बैंक कम लेंड कर पाएगा, लोगों के लिए लोन लेना कॉस्टली हो जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। अगर रेपो रेट कम करेंगे तो कमर्शियल बैंक को कम इंटरेस्ट देना होगा और उसके बाद ज़्यादा पैसा होगा टू गिव लोन एंड मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगी। रिवर्स रेपो रेट में उल्टा होता है। इसमें RBI सिक्योरिटीज सेल करता है कमर्शियल बैंक को और इससे फंड्स लेता है और प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर में वापस से सिक्योरिटीज खरीद लेगा। ऐसे में जो इंटरेस्ट चार्ज होता है दैट इज रिवर्स रेपो रेट। इट इज़ अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द सेंट्रल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक फॉर अ शॉर्ट टर्म। तो जो रेपो है वो टेम्परेरी होता है, आउटराइट परमानेंट। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स की। ये दो तरह के होते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड मॉरल सुएशन। मार्जिन क्या होता है? ये डिफरेंस होता है बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड अगेंस्ट अ लोन। तो अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो जो लोन अनप्रोडक्टिव या स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ के लिए दिया जा रहा था वो कम हो जाएगा। अगर डिक्रीज होगा मार्जिन रिक्वायरमेंट तो फिर ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। मॉरल सुएशन क्या होता है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर दैट द सेंट्रल बैंक अप्लाइज ऑन द कमर्शियल बैंक इन ऑर्डर टू गेट देम फॉल इन लाइन विद इट्स पॉलिसी। ये किसके थ्रू होता है? डिस्कशन, लेटर, स्पीचेस या हिंट्स दिया जाता है बैंक को कि ऐसा ऐसा करो। सेंट्रल बैंक रिक्वेस्ट कर सकता है कमर्शियल बैंक को कि जो सोशली यूजफुल एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए लोन जो है वो कम इंटरेस्ट रेट पे दिया जाए, या फिर ये बोल सकती है कि किन तरह के एक्टिविटीज़ के लिए आप लोन नहीं दो। सो ये जो मॉरल सुएशन है दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। अगर कमर्शियल बैंक अग्री करता है विद द सेंट्रल बैंक दे कैन फॉलो इट, अदरवाइज दे आर फ्री टू नॉट फॉलो द एडवाइस। नेक्स्ट हम चैप्टर पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर अ फिस्कल ईयर विच रन्स ओवर फ्रॉम April 1 to March 31। यानी गवर्नमेंट बजट हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट को किन किन सोर्सेज से पैसा मिला है और गवर्नमेंट किन किन चीज़ों पे पैसा खर्च करेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट के लिए और हम सब के लिए भी, क्योंकि ये हमें बताता है कि हमारी कंट्री की फाइनेंशियल हालत कैसी है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट को बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना होगा ऑन एवरी फाइनेंशियल ईयर। कॉन्स्टिट्यूशन में उसको बजट नहीं बल्कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। सो गवर्नमेंट का मेन काम है लोगों का वेलफेयर करना, इसके लिए वो बजट बनाते हैं। तो गवर्नमेंट बजट के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं: एलोकेटिव फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड स्टेबलाइजेशन फंक्शन। एलोकेटिव फंक्शंस कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्मल मार्केट मैकेनिज्म से हमें नहीं मिल सकती, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल डिफेंस, क्योंकि इन सब में पैसे बहुत लगते हैं और प्रॉफिट नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, इन सबको पब्लिक गुड कहते हैं। तो बाकी जो चीज़ें हमें मार्केट मैकेनिज्म से मिलती हैं उनको हम प्राइवेट गुड कहते हैं। दोनों में ये डिफरेंस है कि पब्लिक गुड आर नॉन राइवलरस एंड प्राइवेट गुड्स आर राइवलरस, विच मीन्स इफ अ पर्सन कंज्यूम्स प्राइवेट गुड देन दिस रिड्यूसेस द क्वांटिटी दैट इज अवेलेबल फॉर अदर्स। यानी अगर आपने एक एप्पल खरीदा तो वो अब और कोई नहीं खरीद सकता। बट पब्लिक गुड इज नॉन राइवलरस, यानी किसी एक के कंजम्पशन से दूसरे के कंजम्पशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पब्लिक गुड इज नॉन एक्सक्लूडेबल, यानी वी कैन नॉट से कि ये रोड मेरी है, ओनली आई कैन यूज इट। बट प्राइवेट गुड इज एक्सक्लूडेबल, यानी आपने अगर बस का टिकट लिया है तो सिर्फ आप ट्रैवल कर सकते हो और कोई नहीं। इसलिए पब्लिक गुड में फ्री राइडर्स होते हैं और प्राइवेट गुड में नहीं। फ्री राइडर्स आर दोज इंडिविजुअल हु एंजॉय द बेनिफिट फ्रॉम अ पब्लिक गुड और सर्विस विदाउट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट्स कॉस्ट। तो बजट का काम होता है टू एलोकेट गुड्स इफेक्टिवली एंड वो चीज़ अवेलेबल कराना लोगों को जिसकी उनको ज़रूरत है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है बजट का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना। सो वी हैव सीन कि पर्सनल इनकम से जब हम टैक्सेस और नॉन टैक्स पेमेंट हटाते हैं तो हमें मिलती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, और ये जो इनकम है इससे ही लोग गुड और सर्विस खरीदते हैं। तो गवर्नमेंट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को अफेक्ट कर सकती है बाय आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टैक्सेस।
तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए गवर्नमेंट रिच लोगों पे ज़्यादा टैक्स लगा सकती है और पुअर लोगों को एग्जेम्प्ट कर सकती है या कम टैक्स लेती है, ताकि पुअर लोगों के पास ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम हो। तो ये जो अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन था इनकम का, इसको वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट करती है गवर्नमेंट, ताकि एक तरह से फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तीसरा है स्टेबलाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे इंश्योर करता है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट ये ट्राई करती है कि इकोनॉमी में बिजनेस फ्लक्चुएशंस ना हो और इकोनॉमी स्टेबल रहे। एसेट और लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस देखते हैं। एसेट वो चीज़ें होती हैं दैट यू हैव एंड दैट हैज़ वैल्यू, जैसे मनी, लैंड या आपकी इंटेलिजेंस, ये सब आपके एसेट है। ऑन दी अदर हैंड लायबिलिटी इज दैट यू हैव टू रिटर्न इन फ्यूचर, जैसे लोन, तो एक तरह से लायबिलिटी है। बजट के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बजट रिसीट्स और दूसरा होता है बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीट्स ये बताता है कि किन किन सोर्सेज से गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, और एक्सपेंडिचर ये बताता है कि किन किन जगह पे गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया है। पहले हम बजट रिसीट्स की बात करेंगे। ये दो तरह की होती है, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स दैट डू नॉट लीड टू अ क्लेम ऑन द गवर्नमेंट, यानी कि रेवेन्यू रिसीट्स से ना ही गवर्नमेंट के एसेट्स रिड्यूस होते हैं और ना ही लायबिलिटी बढ़ती है। रेवेन्यू रिसीट्स दो तरह की होती हैं, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स इज अ लीगल कंपल्सरी पेमेंट इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। टैक्सेस दो तरह की होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस आर लेवीड ऑन प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ पर्सन्स एंड आर पेड डायरेक्टली बाय द पीपल। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेवीड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर कंज्यूम्ड बाय द पीपल। डायरेक्ट टैक्सेस में बर्डन ऑफ द टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, while in indirect tax the burden can be shifted to other person. Direct tax example है wealth tax, income tax. Indirect tax example है GST, custom duty etc. बात करें हम नॉन टैक्स रेवेन्यू की, सो इट कंसिस्ट ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम सोर्सेज अदर दैन टैक्सेस। इसमें जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया है स्टेट गवर्नमेंट को या यूनियन टेरिटरी को, उस लोन से जो इंटरेस्ट मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो पार्ट है नॉन टैक्स रेवेन्यू का। गवर्नमेंट ने जो भी इन्वेस्टमेंट करी है उसका जो डिविडेंड या प्रॉफिट होता है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। गवर्नमेंट ने जो भी कमर्शियल रेवेन्यू किया है लाइक रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब से जो भी पैसा आता है दैट इज पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसके अलावा जो फाइन्स या फीस गवर्नमेंट लेती है, अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ग्रांट देती है, कैपिटल रिसीट्स आर द रिसीट्स दैट आइदर क्रिएट अ लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स। इसमें आता है मार्केट लोन्स। अगर लोन्स लिए गए हैं तो उनको चुकाना भी पड़ेगा, सो दैट क्रिएट्स अ लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट। और अगर गवर्नमेंट अपने कोई एसेट सेल करती है या डिसइन्वेस्टमेंट करती है, उससे जो पैसा आता है, जो रिसीट्स आती है, दैट इज पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट, क्योंकि इससे गवर्नमेंट के एसेट कम हो रहे हैं। इसके अलावा जो लोन गवर्नमेंट ने स्टेट और यूनियन टेरिटरी को दिया है, जब वो वापस मिलता है गवर्नमेंट को, वो भी कैपिटल रिसीट्स में आता है, क्योंकि इसकी वजह से गवर्नमेंट के एसेट कम हुए हैं। बोरोविंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, इसमें गवर्नमेंट बोरोइंग आती है, यानी जब गवर्नमेंट अपनी ट्रेजरी बिल सेल करती है मनी बोरो करने के लिए फ्रॉम द पब्लिक, तो ये एक लायबिलिटी है। और जो हम फॉरेन गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं वो भी इसका पार्ट होता है। अब बात करते हैं बजट एक्सपेंडिचर की। बजट एक्सपेंडिचर भी दो तरह का होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये दोनों दो तरह के होते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। Revenue expenditure is the expenditure that does not lead to creation of physical or financial assets. It is the expenditure that is incurred for normal running of government departments and provision of services. इसमें आता है जो भी सैलरीज या पेंशन गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी ग्रांट्स देती है स्टेट गवर्नमेंट को, एंड जो भी लोन या डेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उस लोन पे जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, दैट इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर वो होता है जो गवर्नमेंट ने अपने 5 ईयर प्लान में लिखा है या फिर जो सेंट्रल असिस्टेंस स्टेट को प्रोवाइड की जाती है, वो प्लान एक्सपेंडिचर में आता है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में बाकी के सोशल, इकोनॉमिक एंड जनरल सर्विसेज आती हैं, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस सर्विसेज, सब्सिडीज, सैलरीज एंड पेंशंस। दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये वो एक्सपेंडिचर है जिसकी वजह से गवर्नमेंट या तो फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करती है या फिर अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटीज को कम करती है। जैसे अगर गवर्नमेंट मनी स्पेंड करती है ऑन एक्वायरिंग लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, या अगर वो इन्वेस्ट करती है शेयर्स में, तो इससे गवर्नमेंट के एसेट बढ़ रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट स्टेट या यूनियन टेरिटरी को लोन देती है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में डिवाइडेड है। जो भी गवर्नमेंट के 5 ईयर प्लान में इंक्लूडेड है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को असिस्टेंस देती है, दैट इज प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में इकोनॉमिक, सोशल, जनरल सर्विसेज जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो आता है। अगर गवर्नमेंट को जितना रेवेन्यू मिला है
उतना ही वो स्पेंड करती है, तो हमारा बजट बैलेंस्ड होता है। और अगर रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम, तब होता है सरप्लस बजट। अगर रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा, तब होता है डेफिसिट बजट। आज की बात करें तो मोस्टली कंट्रीज का बजट डेफिसिट में ही होता है, यानी एक्सपेंडिचर इज मोर एंड रिसीट्स आर लेस। तो बजट डेफिसिट 3 तरह के होते हैं: रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट में हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू रिसीट से सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिस्कल डेफिसिट की बात करें, यहाँ पे जितना भी एक्सपेंडिचर है उसमें से हम रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद जो भी बोरोविंग्स है गवर्नमेंट की, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखा जाए तो बोरोविंग्स होती क्या है? जब गवर्नमेंट दूसरों से लोन लेती है, दैट इज बोरोविंग। तो फिजिकल डेफिसिट ये शो करता है कि गवर्नमेंट कितना बोरो कर रही है अपना एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए, यानी फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोविंग बाय द गवर्नमेंट। Borrowing can be from the people or commercial bank, or it can be from RBI. Also it can be from abroad. तो जितना ज़्यादा होगा फिस्कल डेफिसिट, उतना ही ज़्यादा गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा टू मीट द एक्सपेंडिचर। तो फाइनेंशियल डेफिसिट की वजह से गवर्नमेंट पे डेट बढ़ेगा, क्योंकि जब बोरो करेंगे तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। एंड सिंस पेमेंट ऑफ डेट इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ेगा। So revenue deficit is a part of fiscal deficit. Fiscal deficit is revenue deficit minus capital expenditure minus non-debt creating capital receipts. Next है primary deficit, which is fiscal deficit minus net interest liability. Net interest liability is interest payment minus interest receipts by government on net domestic lending. तो primary deficit हमें government की present fiscal imbalance के बारे में बताता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके पहले वी स्टार्ट दिस चैप्टर एक्स एंटी और एक्स पोस्ट में फ़र्क देखते हैं। एक्स एंटी मतलब होता है बिफोर द इवेंट, यानी जो हम प्लान करते हैं, चाहे सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो या कंजम्पशन हो। और एक्स एंटी का उल्टा होता है एक्स पोस्ट, विच मीन्स आफ्टर द इवेंट, यानी जो एक्चुअल सेविंग हमें मिली है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो हुई है, एक्चुअल कंजम्पशन जो हुआ है इकोनॉमी में। तो जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम एक्चुअल डेटा से डील करते हैं, दैट इज एक्स पोस्ट। बट इस चैप्टर में हम एक्चुअल वैल्यू नहीं बल्कि प्लान्ड वैल्यूज की बात करेंगे। जैसे डिमांड और सप्लाई प्रोडक्ट मार्केट में इक्विलिब्रियम डिसाइड करती है, उसी तरह अगर हमें कंट्री में इक्विलिब्रियम लाना है तो हम कंट्री की एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को इक्विलिब्रियम में लाएंगे। सो केन्स के हिसाब से एग्रीगेट डिमांड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। एग्रीगेट डिमांड मीन्स total demand for goods and services in the country. Aggregate demand में household consumption, private demand for investment, government demand for goods and services and net exports demand आते हैं। Household या private consumption demand, this refers to the value of goods and services that households are willing and able to buy. Consumption function क्या होता है? This shows a functional relationship between consumption and income. जब income increase होगी तो consumption भी increase होगी and vice versa. Income increase होने पे कितना consumption बढ़ेगी, ये हमें बताता है marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume is the ratio of change in consumption to change in income. It is additional income that is spent on consumption. Consumption function को हम equation form में लिख सकते हैं as C equals C bar plus BY, where C is consumption, C bar is autonomous consumption and B is marginal propensity to consume and Y is the level of income. ऑटोनमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन होती है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। अगर इनकम जीरो भी होगी तब भी इंसान कुछ तो कंज्यूम करेगा ही ना, ये होती है हमारी ऑटोनमस कंजम्पशन। BY इज इंड्यूस्ड कंजम्पशन, इट इज अ कंजम्पशन विच इज डिपेंडेंट अपॉन इनकम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम, इट इज द परसेंटेज और रेशियो ऑफ इनकम दैट इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। तो जैसे हमने कंजम्पशन फंक्शन देखा है, ऐसे ही सेविंग फंक्शन भी होगा। सेविंग इज अ पार्ट ऑफ इनकम दैट इज नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन। सेविंग is income minus consumption, so income will be saving plus consumption. यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन की वैल्यू ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा एंड द सेविंग फंक्शंस कम्स आउट टू बी S equals to minus C bar plus 1 minus B into Y. Minus C bar is the amount of consumption that is financed from past savings, यानी जो autonomous consumption हो रहा है उसके लिए जो पैसा है वो सेविंग से माइनस होगा। 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग्स टू टोटल इनकम। अब हम सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन को डायग्रामेटिकली देखेंगे तो यहाँ दो ग्राफ बने हुए हैं। यहाँ CC कर्व कंजम्पशन फंक्शन को दिखा रहा है और यहाँ पे SS कर्व सेविंग फंक्शन को दिखा रहा है। ये जो 45 डिग्री लाइन है ये इनकम को रिप्रेजेंट कर रही है।
ये 45 डिग्री लाइन ये बताता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, तो इस लाइन के हर पॉइंट पे इनकम और कंजम्पशन बराबर होगा। तो जो सीसी कर्व है जहाँ पे भी ये इनकम की लाइन को कट कर रहा है, उस पॉइंट पे इनकम की वैल्यू और कंजम्पशन की वैल्यू इक्वल होगी। तो यहाँ पे जो पॉइंट बी है दैट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट, और क्योंकि कंजम्पशन इनकम के बराबर है तो इकोनॉमी में सेविंग 0 होगी, विच इज शोन बाय पॉइंट B1। तो कोई भी पॉइंट बी के लेफ्ट पे होता है दैट शोज कि कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है, यानी सेविंग्स नेगेटिव में है। और ब्रेक इवन पॉइंट की राइट साइड पे कंजम्पशन इज लेस दैन इनकम, तो यहाँ पर सेविंग्स शुरू हो जाती हैं। इन्वेस्टमेंट मीन्स एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल गुड्स। जब इन्वेस्टमेंट होता है तो कंट्री की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नेशनल इनकम पे डिपेंड करता है, यानी इनकम ज्यादा होती है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, इसलिए ये पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मोटिव प्रॉफिट जनरेट करना होता है। ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट ऑन दी अदर हैंड वो इन्वेस्टमेंट होता है जो इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होता, इट इज इनकम इनएलास्टिक। इसलिए जब हम इन्वेस्टमेंट और इनकम का ग्राफ बनाते हैं तो ये एक्स एक्सिस से पैरेलल होता है, विच शोज कि ये इनकम इनएलास्टिक है। इस तरह की इन्वेस्टमेंट का मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स परचेज करती है टू फुलफिल सोसाइटल नीड्स, वो आते हैं। गवर्नमेंट की डिमांड भी नेशनल इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होती है। नेट एक्सपोर्ट्स, दिस इज सिंपली एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। केन्स ने क्लोज्ड इकोनॉमी की बात की है तो एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा C+I। तो इसमें हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, और इन्वेस्टमेंट में केन्स ने ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड किया है क्योंकि ये फ्लक्चुएट नहीं करता है विद इनकम। एग्रीगेट डिमांड को ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड कर्व विल बी पैरेलल टू कंजम्पशन कर्व, और जो कंजम्पशन कर्व और एग्रीगेट डिमांड कर्व के बीच का गैप है ये होता है ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट सप्लाइज अ टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। कंट्री की इनकम इज अ टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, सो वाई विच इज कंट्रीज इनकम विल बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो जो इनकम मिलती है वो या तो कंजम्पशन की पर्पस के लिए यूज की जाती है या उनसे सेविंग की जाती है। सो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू इनकम विच इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। सो एग्रीगेट सप्लाई कर्व 45 डिग्री लाइन से शो होता है। 45 डिग्री लाइन पे कोई भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू इक्वल होती है, तो एक्स एक्सिस पे इनकम है, वाई एक्सिस पे C+S। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे इनकम विल बी इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। केन्जियन थ्योरी के हिसाब से इक्विलिब्रियम तब होगा जब एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी AD इक्वल्स टू AS and AD is C+I, AS is C+S, so C+I is equals to C+S, that is I is equals to savings, यानी investment is equals to savings। तो केन्स के हिसाब से इक्विलिब्रियम जानने के दो अप्रोचेस हैं, पहला है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच और दूसरा है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। So this shows aggregate demand and aggregate supply approach. So point T is a line where AD and AS meet and this is the equilibrium point. So at any point below this AD is greater than AS, यानी कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम, जिसकी वजह से प्लांट इन्वेंट्रीज डिक्रीज हो जाएंगी। तो इन्वेंट्रीज को लेवल पे लाने के लिए फर्म्स विल वर्क, वो सप्लाई बढ़ाएंगे जिससे कि इकोनॉमी वापस से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे चली जाएगी। ऑन द अदर हैंड इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, ऐसे में प्लांट इन्वेंटरीज बढ़ जाएंगी जिसकी वजह से प्रोड्यूसर कम प्रोडक्शन करेगा और इकोनॉमी वापस से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगी। सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात करें तो ये दोनों जिस पॉइंट पे कट करेंगे दैट इज इक्विलिब्रियम। सो व्हेन एक्स आंटे सेविंग आर लेस देन एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट, इट मीन्स that the buyers are intending to buy more than what the producers are intending to produce. So ऐसे केस में inventories will fall below the desired level, तो producer will increase output and employment in the economy. This mechanism will continue till the equilibrium is reinstated. Opposite होगा अगर planned savings are more than planned investments. So what is full employment equilibrium? This is a situation when all the available resources are fully utilized in producing the output and there is no involuntary unemployment. Involuntary unemployment ये situation होती है when people are willing to work at the prevailing wage rate but they are not able to find employment. इसका opposite होता है voluntary unemployment. This is a situation when people are not willing to work at the prevailing wage rate though they have employment opportunities. तो full employment equilibrium में involuntary unemployment नहीं रहेगी। So point E is the full employment equilibrium point. At this point, aggregate demand is equals to aggregate supply. Also, full employment लेवल पे जो एग्रीगेट डिमांड होती है इसको इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। सो व्हाट कैन हैपन, आइदर एग्रीगेट डिमांड कैन बी लेस देन एग्रीगेट सप्लाई कर्व
at full employment level, or aggregate demand can be more than aggregate supply at full employment level. When aggregate demand is less than aggregate supply at full employment, that will be a situation of underemployment or deficient demand. In this case, equilibrium will be on the left of full employment equilibrium. The difference between AD and AS at full employment is called deflationary gap. So deflationary gap shows the difference between the actual value of aggregate demand and the level of aggregate demand that is required to achieve full employment equilibrium. इस equilibrium में इकोनॉमी में डिमांड कम है जिसकी वजह से लोग एम्प्लॉय नहीं हो पा रहे हैं और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है. दूसरी केस में जब एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई एट इक्विलिब्रियम, इस केस में होगी एक्सेस डिमांड. केन्स ने इसे ओवर एम्प्लॉयड इक्विलिब्रियम बोला है. ऐसे सिचुएशन में इक्विलिब्रियम पॉइंट लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ द फुल इक्विलिब्रियम पॉइंट. तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एट इक्विलिब्रियम, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा इन्फ्लेशनरी गैप. सो इस इक्विलिब्रियम में प्राइस इंक्रीज होगा विदाउट एनी इंक्रीज इन आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ेगी. अज्यूम करते हैं कि इकोनॉमी को जहां पे एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई है ऑफ 1000 रुपीज, ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से लोगों की इनकम भी 1000 रुपीज से बढ़ेगी. अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम 0.8 अज्यूम करते हैं तो 800 रुपए कंजम्पशन के लिए यूज किए जाएंगे और बाकी के 200 रुपए सेव करेंगे लोग. फिर ये 800 रुपए जो उन्होंने कंज्यूम किया था वो सर्कुलर फ्लो के थ्रू उनके पास वापस से आ जाएगा एज एडिशनल इनकम. फिर ये 800 में से 640 कंजम्पशन में यूज करेंगे और बाकी बचा 160 विल बी सेव्ड. दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल इंक्रीज इन सेविंग विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज रिलेटेड टू MPC. सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC. या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि K इक्वल्स टू 1/MPS. तो इस केस में K कम्स आउट टू बी 5. An investment multiplier is the ratio of change in income to change in investment. So increase in income will be 5000. तो investment multiplier importance बताता है investment की for income growth in the economy. तो अभी तक हम 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे थे. अब हम अगर हम इसमें गवर्नमेंट को भी ऐड कर देंगे तो इससे क्या होगा. और जब गवर्नमेंट आ रही है तो सेंट्रल बैंक तो होगा ही. सो वी हैव रेड अबाउट सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट, कैसे ये दोनों इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं. सेंट्रल बैंक कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी बनाती है और ये दोनों ये बनाते हैं टू कंट्रोल द क्रेडिट एंड मनी सप्लाई. डेफिशिएंट डिमांड अगर होगी यानी डिफ्लेशन है इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट 2 चीजें कर सकती है. या तो वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी और डिफ्लेशनरी गैप कम हो जाएगा. या फिर गवर्नमेंट टैक्सेस रिड्यूस कर सकती हैं जिसकी वजह से लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी, वो ज्यादा डिमांड कर पाएंगे चीजें जिसकी वजह से ये गैप कम हो जाएगा. आरबीआई की बात करें तो आरबीआई या तो कैश रिजर्व रेशियो कम कर सकता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कम कर सकता है, बैंक रेट कम कर सकता है, या ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई सिक्योरिटीज को परचेज कर सकता है. और ये सारी चीजें करने से इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी जिसकी वजह से ये डिफ्लेशनरी गैप कम हो जाएगा. ऑन दी अदर हैंड अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है यानी इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर सकती है या फिर टैक्सेस बढ़ा सकती है जिससे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम पहले से कम हो जाएगी और वो पहले से कम डिमांड कर पाएंगे. तो इसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और इन्फ्लेशनरी गैप कम हो जाएगा और इकोनॉमी विल बी बैक इन दी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. आरबीआई की बात करें तो एक्सेस डिमांड के टाइम पे आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट, इन सबको बढ़ा देगा या ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटी सेल करेगा ताकि मनी की सप्लाई मार्केट में कम हो जाए तो लोग कम डिमांड करेंगे जिसकी वजह से इकोनॉमी विल बी बैक एट द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. So we have finally come to the last chapter, which is balance of payment and foreign exchange. Balance of payment is a systematic record of all economic transactions between the residents of a country and the residents of a foreign country in a given period of time. तो जो भी economic transaction हुए हैं 2 countries के बीच में, ये सब BOP में देखने को मिलता है. BOP में 2 तरह से एंट्री की जाती है, क्रेडिट साइड पे और डेबिट साइड पे. क्रेडिट साइड में वो चीजें आएंगी जिससे कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो रहा है, यानी अगर बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है तो इसे हम क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे. डेबिट साइड में वो चीजें एंटर की जाएंगी जिससे फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो रहा है, यानी कि हमारी कंट्री से पैसा बाहर जा रहा है. बीओपी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. करंट अकाउंट में गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसफर पेमेंट रिकॉर्ड की जाती है. जब हम गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं इसको हम बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड या बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं. जब हम सर्विसेज के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं इसे हम बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड बोलते हैं. तो जो भी फैक्टर इनकम बाहर से आती है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, सैलरीज, ये सब चीजें इसमें इंक्लूडेड है. बीओटी सरप्लस में होगा जब गुड्स का एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और इंपोर्ट कम, और बीओटी डेफिसिट
डेफिसिट तब होगा जब इम्पोर्ट ज्यादा होगा गुड्स का और एक्सपोर्ट कम। सेम बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड के केस में भी होगा। ट्रांसफर पेमेंट आर दोज पेमेंट्स और इनकम दैट इज रिसीव्ड इन विच नो गुड्स एंड सर्विसेज आर इन्वॉल्व। तो अगर कोई इंडिविजुअल बाहर से इंडिया में पैसा भेज रहा है अपनी फैमिली को, ये करंट अकाउंट का पार्ट होगा, और क्योंकि इंडिया में पैसा आ रहा है तो ये क्रेडिट साइड में ऐड होगा। यही अगर इंडिया से कोई अपनी फैमिली को बाहर पैसा दे रहा है तो ये करंट अकाउंट में ऐड होगा ऑन द डेबिट साइड। ऑल्सो अगर बाहर किसी इंस्टीट्यूशन या किसी कंट्री ने हमें एड या डोनेशन दिया है, ये भी ट्रांसफर पेमेंट में आएगा। करंट अकाउंट सरप्लस तब होगा जब रिसीट्स ज्यादा होंगी और पेमेंट्स कम होंगी, और करंट अकाउंट डेफिसिट तब होगा जब पेमेंट्स ज्यादा होंगी और रिसीट्स कम होंगी। कैपिटल अकाउंट जो भी लोन या इन्वेस्टमेंट दो कंट्रीज के बीच में होता है, ये कैपिटल अकाउंट में आता है। सो कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरोइंग एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस। इन्वेस्टमेंट दो तरह की होते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज व्हेन फॉरेनर्स आके कंट्री के फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं। जैसे अगर सिंगापुर की कंपनी इंडिया की किसी कंपनी को खरीदती है तो ये होगा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और ये ऐड होगा क्रेडिट साइड पे क्योंकि बाहर से पैसा इंडिया में आएगा। जो इन्वेस्टमेंट है वो तो कैपिटल अकाउंट में ऐड करेंगे, बट उस इन्वेस्टमेंट से जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा वो सब करंट अकाउंट में आएगा एज क्रेडिट। दूसरा है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जब कोई एसेट खरीद रहे हैं बट उस एसेट पे कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे शेयर्स खरीदना। एक्सटर्नल बोरोइंग इज व्हेन इंडिया किसी दूसरी कंट्री से लोन लेता है। एक्सटर्नल असिस्टेंस इज व्हेन इंडिया दूसरी कंट्री को लोन देता है या फिर डोनेशन देता है। थ्योरेटिकली अकाउंटिंग सेंस में बीओपी हमेशा बैलेंस होना चाहिए, यानी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों मिला के जीरो होना चाहिए, बट ऐसा रियल में नहीं होता। बीओपी या तो डेफिसिट में होता है या सरप्लस में। सरप्लस तब होगा जब कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा कर रही है और इंपोर्ट कम कर रही है, यानी टोटल रिसीट्स ज्यादा हैं और पेमेंट्स कम है। तो सरप्लस में कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। डेफिसिट तब होगा जब इंपोर्ट्स ज्यादा हो रहे हैं और एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, यानी टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है और टोटल रिसीट्स कम है। ऐसे में कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज कम होगा क्योंकि चीजें खरीदने के लिए हमें अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पैसा देना पड़ रहा है। इंडिया का बीओपी डेफिसिट में रहता है क्योंकि इंडिया का इंपोर्ट बहुत ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। इसमें एक और चीज आती है ऑटोनमस ट्रांजैक्शन एंड अकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन। ऑटोनमस ये वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है जो कि प्रॉफिट मोटिव से किए जाते हैं। अकोमोडेटिंग वो ट्रांजैक्शन है जो बीओपी सरप्लस या डेफिसिट देख के किए जाते हैं। तो ऑटोनमस ट्रांजैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी व्हाइल अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन बीओपी। ऑटोनमस ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड अबव द लाइन ट्रांजैक्शन, अकोमोडेटिंग को बिलो द लाइन ट्रांजैक्शंस कहते हैं। अगर ऑटोनमस पेमेंट ज्यादा है ऑटोनमस रिसीट से तो बीओपी डेफिसिट होगा, और अगर ऑटोनमस पेमेंट्स कम है ऑटोनमस रिसीट से तो बीओपी सरप्लस होगा। फॉरेन एक्सचेंज रिफर्स टू ऑल करेंसीज अदर दैन द डोमेस्टिक करेंसी। तो हमारे लिए इंडियन रुपी को छोड़ के बाकी सारी करेंसीज फॉरेन करेंसी होंगी। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इट इज अ मार्केट इन विच नेशनल करेंसीज आर ट्रेडेड फॉर वन अनदर। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कई लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे मॉनेटरी अथॉरिटीज, कमर्शियल बैंक, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स एंड अदर ऑथराइज्ड डीलर्स। फॉरेन एक्सचेंज रेट शोज अ प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर। फॉरेन एक्सचेंज रेट हमें ये बताता है कि दूसरी करेंसी को खरीदने के लिए हमें अपनी कितनी करेंसी देनी पड़ेगी। सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड वो लोग करेंगे जिनको की फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है। अगर हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो उनको उनकी करेंसी में पे करना पड़ेगा, जिसके लिए हम डिमांड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज। दूसरा है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स टू अब्रॉड। गिफ्ट एंड रेमिटेंसेस बाहर भेजने के लिए डिमांड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज। टूरिज्म, बाहर घूमने जाना है तो हमें उस कंट्री की करेंसी चाहिए। चौथा है बाहर की कंट्री में एसेट परचेज करने के लिए वहां की करेंसी चाहिए। फिफ्थ इज स्पेक्यूलेशन के लिए फॉरेन एक्सचेंज रेट पे अगर स्पेक्यूलेशन करनी है तब भी लोग डिमांड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज। अगर फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ेगा तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। किसी भी कंट्री में फॉरेन करेंसी की सप्लाई इन रीजंस की वजह से होती है। पहला है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब कंट्री से गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं तो रिटर्न में हमें फॉरेन करेंसी मिलेगी। दूसरा है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड, यानी जब फॉरेन से हमें गिफ्ट्स या रेमिटेंसेस मिलेंगे तो ये फॉरेन करेंसी के फॉर्म में आएंगे। थर्ड इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर कोई बाहर की कंट्री हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगी। फोर्थ इज टूरिज्म। अगर बाहर के टूरिस्ट इंडिया आते हैं तो हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी बढ़ेगी। स्पेक्यूलेशन इज व्हेन जब कोई फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू पे स्पेक्यूलेट करे तब भी फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी।
अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो फॉरेन एक्सचेंज रेट की सप्लाई भी इंक्रीज होगी, और अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी। तो ये जो एक्सचेंज रेट है ये 3 तरीके से डिटरमिन किया जाता है: फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। Flexible exchange rate refers to a system in which exchange rate for a currency is determined by the market forces of demand and supply of different currencies in the foreign exchange market. Flexible exchange rate में गवर्नमेंट कोई भी रोल प्ले नहीं करती। Flexible exchange rate को floating exchange rate भी बोलते हैं। तो हमने ऑलरेडी डिमांड एंड सप्लाई कर्व देख लिया है। An exchange rate is determined where the demand and supply curve of foreign exchange meet. So point A is the equilibrium and E1 is the exchange rate and quantity demanded of dollar at equilibrium is Q1. अब suppose डॉलर की डिमांड बढ़ती है because of reasons like लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, उनको फॉरेन करेंसी चाहिए या फिर उनको बाहर से सामान इंपोर्ट करना है, तो ऐसे में डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा और नया इक्विलिब्रियम बनेगा एट पॉइंट F। तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई एंड साथ ही साथ एक्सचेंज रेट भी बढ़ गया। तो पहले अगर $1 वॉज इक्वल टू 60 रुपीज, अब $1 की वैल्यू हो गई है 70 रुपीज। अब हमें $1 के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। ये हुआ है डेप्रीसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ऑन दी अदर हैंड पहले अगर $1 वॉज इक्वल टू 60 रुपीज और बाद में उसकी वैल्यू 50 रुपए हो गई है, देन दिस इज कॉल्ड अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी अब हमें $1 के लिए कम रुपए देने पड़ेंगे। Fixed exchange rate is a system in which exchange rate for a currency is fixed by the government. तो गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट एक लेवल पर फिक्स कर देती है और उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से रुपये की वैल्यू मार्केट एक्सचेंज रेट से कम या ज्यादा कर सकती है। जैसे अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कंट्री से एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो तो वो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम कर देगी, यानी डीवैल्यूएशन कर देगी, ताकि फॉरेनर्स के लिए चीप हो जाए यहाँ से सामान खरीदना। अगर गवर्नमेंट डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ा देगी तो इसको रीवैल्यूएशन कहेंगे, जिसकी वजह से हमारी करेंसी फॉरेन मार्केट में कॉस्टली हो जाएगी। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक्सचेंज रेट डिटरमिन की जाती है मार्केट फोर्सेस से, बट इसमें सेंट्रल बैंक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर सपोज एक्सट्रीम अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन हो गया करेंसी का, तब उसमें सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है और एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करता है। तो ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का हाइब्रिड है। फॉरेन एक्सचेंज रेट कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहते हैं और जरूरत पड़ने पर ये इनको बाय या सेल करते हैं। तो जब सेंट्रल बैंक इंटरवीन करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, इसको डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं। सो 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आई होप सो आपको समझ में आ गया हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।